नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूपी पुलिस 2023 आ गई है, इसमें आपको PYQ सबसे पहले करने हैं। तो उसी सीरीज में आज हम मैथ के PYQ करेंगे। आपको इससे पता पड़ जाएगा कि इसका मैथ का लेवल क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो यूपी पुलिस में मैथ आएगा वो किस लेवल का आएगा। मैथ होता है जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उनमें मैथ 3 लेवल का होता है, 4 लेवल का। तो जिसमें हम ABC में डिवाइड करते हैं, ABCD, ठीक है। तो ए में तो आ गया आपका जो CGL होता है उसकी मेन परीक्षा, ठीक है। तो इसमें जो मैथ आएगा वो तो A लेवल का मैथ होगा, तो ये तो आपका CGL में हो गया। दूसरा होता है, ये होता है आपका CGL प्री, ये हो गया B लेवल। तो ये दूसरा हो गया, और जूनियर के जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग में वो हो गए इसमें। CGL से हम कंपेयर कर रहे हैं, और जो CHSL होता है वो भी इसमें होता है, CHSL। तो ये हो गया B लेवल का मैथ। तीसरा आ गया इसमें C लेवल में आ जाते हैं आपके यूपी पुलिस और एस्टेट, ठीक है, जो कि आपका सुपर टेट है, और GD अग्निवीर की परीक्षा। तो ये सभी C लेवल के। अग्निवीर की तो मान लीजिए D में चली जाएगी, लेकिन हम तब भी C में लेके चल रहे हैं। तो ये GD और दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो जो लोग C लेवल पे मतलब मैथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे C लेवल का पढ़ाया जाएगा, जिससे कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में C लेवल के पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस के कर रहा हो, या पे सुपर टेट की, या पे GD की, अग्निवीर, दिल्ली पुलिस, तो वो उन सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए ही है। जितनी भी कांस्टेबल लेवल की भर्ती हैं, यहाँ तक कि SI लेवल की भी, तो उसमें C लेवल का ही मैथ आता है। D लेवल में क्या है, जैसे ड्राइविंग की वैकेंसी निकलती है उसमें पूछा जाता है। तो D लेवल पे तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल आते हैं, एकदम सिंप्लीफिकेशन के, जोड़ने वाले, घटाने वाले, गुणा वाले। तो C लेवल का मैथ होगा यूपी पुलिस में। तो आपको आज पता पड़ जाएगा कि मैथ कितना सरल आता है। बच्चे बिना बात के मैथ से डरते हैं, आज के बाद उनके मन से मैथ का डर निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इसको पढ़िए, इसमें आंसर भी मैंने दे दिया है जिससे कि आप खुद सॉल्व करें अभी। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, 2019 का पेपर है, ये जनवरी में हुआ था कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के गुणनफल को ज्ञात करें। तो देखिए, 256 का वर्गमूल कह रहा है। तो जैसा कह रहा है, सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह आप पढ़िए। जब तक आप सवाल को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी में पढ़ेंगे, तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। सवाल को आराम आराम से पढ़िए, चाहे 30 सेकंड की जगह 1 मिनट में पढ़िए। सवाल को अच्छी तरह पढ़िए, उसी में उसका सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। तो 256 के वर्गमूल, ठीक है, जैसा कहा है उसने वैसा कर दिया हमने, 256 का वर्गमूल कर दिया। और 16 के वर्गमूल, अब 16 का भी वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है कि जैसे 16 है, इसके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जोड़े बनते हैं। जैसे ये हल कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल है, तो 4 का हम लासा लेंगे, तो 4 को कैसे गुणनफल करेंगे, 2 गुणा 2। तो 2 के जोड़े अगर मिल गए हमें तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गया तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो ये तो हो गया 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल बराबर 2। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल बराबर, इसको 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, मतलब 1 से जोड़े हमको बनाने हैं। तो 4 इंटू 4 हो गया, तो 4 का जोड़ा मिल गया हमें। तो यहाँ पे होती है 2, मतलब 2 का जोड़ा चाहिए हमको। तो 4 बाहर आ गया, तो 4 आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार इनका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो आप पता होगी आपको अब 256 किसका वर्गमूल होता है। अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले, जैसे ये तो 256 है, आपको किसी को पता होगी, तो जैसे 16 का है ये, लेकिन किसी को नहीं पता तो क्या करें, तो 256 लिखिए यहाँ पे, और इसको मतलब डिवाइड करिए किसी से भी। तो 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, और यहाँ पे 2 चौक 8।
अब 64 है तो इसको हम सीधे 8 से भी कर सकते हैं, 8 × 64 और दोबारा 8 से करेंगे तो 1 बचा। अब ये देखिए 2 जोड़े बन गए, 8 का और 2 का। तो यहाँ अंदर क्या लिखेंगे हम, 2 × 2 × 8 × 8 इंटू में क्या है 16 में 4 × 4, ठीक है। तो इसको हम 2 जोड़े बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ गया 2 × 8 और इसको 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया आंसर, 8 दूनी 16 और 4, 16 चौका 64। तो ये 64 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। अब जो भी ये परिणाम आ गया इन दोनों का, उसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसके ऊपर भी हम वर्गमूल चढ़ा देंगे। तो इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ाएंगे तो ये किसका वर्गमूल है, 8 × 8 बराबर 8 का है ये। तो इसका आंसर क्या आ गया 8। आप देख सकते हैं सी इसका आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छी तरह। 2 कुर्सियों और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य कह लीजिए या फिर क्रय मूल्य कह लीजिए, एक ही बात है। तो एक कुर्सी की लागत मूल्य हमें बतानी है। तो 2 कुर्सी हैं, एक मेज है। अब कुर्सी और मेज है, ठीक है। तो उनको कुर्सी, इस तरह के सवाल आपको जो टाइप है ये इसी टाइप के करने हैं। एक बार आप ये टाइप सीख गए तो इस टाइप में बस नंबर चेंज होंगे, सवाल यही का यही आएगा बिल्कुल। तो कुर्सी मान ली हमने x और मेज मान ली हमने y। ये सवाल आपको हमेशा याद रखना है इसी टाइप का जो मैं आज बता रहा हूँ। हर एग्जाम में आएगा ये, सुपर टेट में भी आएगा और यूपी पुलिस में भी आएगा, SI में भी आएगा। बस आप ये आज अगर आपने एक सवाल ये याद कर लिया, मतलब इसका तरीका इसी तरह करना है, तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। तो कुर्सी दो चीज अलग है, देखिए कुर्सी अलग है, मेज अलग है, इसीलिए एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। तो 2 कुर्सी हैं तो 2x हो गया, ठीक है। कुर्सी x ही तो है तो 2x और एक मेज, मेज कितनी है 1, तो y केवल 1 y बराबर 170 रुपए। तो कितने में खरीदी आ रही है 170 रुपए। ये हुए रुपए, ठीक है। रुपए हम लिखें या ना लिखें बात एक है। तो 2 कुर्सी प्लस एक मेज बराबर कितने हो गए 170, ठीक है। ये समीकरण बन गया 1। लिखो या मत लिखो। दूसरा आगे क्या है, 5 कुर्सी और 4 मेज तो 4y बराबर 530 में खरीदी जा रही है, तो 530, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, कुर्सी पूछी है, x पूछ रहा है। तो x को हमको रखना है, y को काटना है। तो इस समीकरण कैसे हल होते हैं ये 10th क्लास में सीखा था हमने कि इन समीकरणों में हल करने के लिए यहाँ पे सेम कर लेते हैं। जैसे x का मान निकालना है हमको तो y को काट देंगे। तो y कैसे कटेगा, यहाँ पे भी 4y हो तो पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे, इसमें पूरे में 4 का गुणा। तो जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर 170 × 4, ठीक है। अब इसमें क्या, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 5x प्लस 4y बराबर 530, ठीक है। अब इसको हमको घटाना है क्योंकि ये प्लस के चिन्ह है, जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। ये प्लस की जगह माइनस का मानिए, प्लस हट गया, ये यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये कट गए, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का कट गए सीधे सीधे। अब 8x में से 5 गए तो क्या बचा 3x। तो 3x बराबर 170 × 4, तो 17 चौका 84, नहीं 17 चौका 68, तो ये 680, देखिए 680 हो गया। इसमें से 530 घटाने हैं तो 530 को जब घटाएंगे तो ये बचा 5 और 1, 150 बचे। तो यहाँ पे आ गए 150। x का मान कितना आ जाएगा, ये 3 जाएगा इसके बटे में, 150/3 बराबर 3 पंजे 15, 50। तो x बराबर 50 रुपए। ये रुपए ही तो थे इधर। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। आप देख सकते हैं बी आंसर है इसका 50 रुपए।
तो इस तरह जितने भी सवाल आगे ऐसे आ गए कुर्सी और मेज के, या कुछ भी कह दे, एक चीज दो चीज, तो आपको ये समीकरण बनाने हैं इसी तरह। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए आप अच्छी तरह, जल्दी से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक्स के बैंक के खाते में 90.53 का शेष है। देखिए पढ़ने में ये लगेंगे, मतलब दूर से देखने में कितना बड़ा सवाल है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है सवाल में, सी लेवल के सवाल है, बिल्कुल सिंपल लेवल। सी मतलब समझ लीजिए आप सीधे फॉर्मूले के ऊपर हैं। तो एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है, ठीक है। 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो सीधे सीधे ये क्या है, जोड़ घटाया है इसमें। तो देखिए किसी के बैंक खाते में 90 रुपए हैं, 90.53 जैसा कह रहा है वैसा लिखेंगे सबसे पहले। तो शेष है मतलब इस टाइम उसके खाते में कितने रुपए हैं, इतने रुपए, 90.53। 67.14 जमा करें, मतलब जोड़े 67.14 और 70.16 की निकासी, इतने जमा किए और 70 रुपए 70 इतने निकाल लिए, तो कितने बचे, ये सवाल है। इसको हमने लिख के एक लाइन में कर लिया। तो इन दोनों को सबसे पहले प्लस प्लस वाले, यहाँ पे कुछ नहीं होता चिन्ह, तो प्लस ही होता है, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आया, 67.14। तो ये हो गया 7 6 और ये 7 9 6 15, इतने हो गए। इसमें से 70.16 घटाने, 70.16, तो देखिए 7 1 5 7 15 में 7 गए तो बचे 8, 87.51 रुपए। तो ये आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सीधे सीधे पेपर में आप करें तो सीधे आपको बस सवाल पढ़ना है, और जोड़ घटाया वाला सवाल है, तो ये आसानी से हो गया, इतने छोटे छोटे होते हैं। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल आप देख सकते हैं, ये है अनुपात समानुपात वाला। तो अनुपात समानुपात और जोड़ घटाया आ चुके हैं, और पहला कौन सा था, तो वो भी था। देखिए इसमें क्या है, इसको सवाल को लिखते हैं पहले, 4/5 अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं, 12/10, और जो 4 होते हैं इसको बोलते हैं समानुपात, x/6 अनुपात 9/2। तो इसमें x का मान पूछेगा हमेशा। इसी प्रकार आपके सवाल जरूर आएगा दोबारा से, जो ये सवाल चल रहे हैं यही सवाल आएंगे, बस संख्या बदल जाएंगी। यहाँ पे क्या पता है 4 की जगह x दे दे, यहाँ पे संख्या दे दे, बस इतना होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए आज ये आप सीख लेंगे, इसके बाद सभी सवाल आप कर सकते हैं, बस तरीका सीखिए आप, एक एक सवाल से ही तरीका। तो इसमें क्या होगा, देखिए सेम टू सेम इसको सीधे लिख दीजिए आप, 4/5, और ये जो अनुपात है इसको कर लीजिए आप गुणा। जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या आगे वाली पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 10/12। और ये समानुपात है, इसका मतलब होता है बराबर, तो यहाँ पे बराबर लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये तो सेम टू सेम लिखिए आप, x/6, यहाँ पे गुणा जैसे ही करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 2/9 हो गई। अब इसको काट दीजिए, जब गुणा होता है कहीं पे तो ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, वरना मैं किसी क्लास में पूरा सिंप्लीफिकेशन बता दूंगा, अभी भी बता के चल रहा हूं मैं आपको। तो ऊपर से जब बराबर होते हैं तो एक साइड पूरी हल काट सकते हैं और इधर भी काट सकते हैं, लेकिन इधर की पहले काट लीजिए आप, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए इधर क्या कट रहा है, 5 से 10 कट गया 2 बार, ठीक है, 4 से 12 कट गया 3 बार। अब इधर ये गुणा में ही है, तो ये कितना बचा, चलिए मैं इधर नहीं काट रहा, सीधे लिख रहा हूं पहले, 2/3 बचा इधर, इधर कितना बचा, x/9 3 गुणा 9 बचा। आप गुणा मत करना, पहले काटने वाले अपने आप कट जाएंगे। तो देखिए 3 से 3 कट गया इधर, 9 इधर आ गया, तो 2 गुणा 9 बराबर x, तो x बराबर होगा 9 दूनी 18। तो x का मान कितना है, 18। आप देखिए आंसर में, तो x का मान d है, d हो गया इसका आंसर 18। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही होंगे, बस इसकी जगह बराबर, इसकी जगह गुणा करने के बाद इसको पलट देते हैं, बाकी सॉल्व करना है आपको। सीधे x का सभी संख्याएं कट जाएंगी, x को एक साइड ले लेंगे और जो भी आएगा वही आपका आंसर है। अगला सवाल पढ़िए आप।
तो देखिए अगला सवाल ये है, परसेंटेज है इसमें। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने एक क्लास में बता चुका हूं आपको, फिर भी आज मैं बता दूंगा कि इसको सवाल को करने से पहले परसेंटेज डाल लीजिए। जैसे 100 का 100 छोड़िए, आप 120 का परसेंटेज निकालना है हमको। 120 का 30%, 120 का 30% कितना होगा? तो सबसे पहले हमको दो चीज निकालनी है, 10% और 1%। ये अगर निकालना आप सीख गए तो 30% के लिए आपको गुणा जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप निकाल लेंगे। तो 10% अब 30 है, 30 के लिए क्या चाहिए? 10 गुणा 3, तभी तो 30% हुआ। तो 10% चाहिए आपको। तो 10% कैसे निकलेगा इसका? 10% निकालने के लिए इधर से एक गिनती गिनिए, एक, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 10% कितना होगा? 12। तो 10% हो गया 12, तो 30% कितना हो गया? 12 तिया 36। बस सीधे सीधे आ गया इसका आंसर 36। 1% निकालना है तो 2 अंक निकालिए, इधर से गिनिए। जैसे 120 है, इसका कितना निकालना है हमको? 1%। 1% निकालना तो 1 2, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इसका 1% हो गया 1.20। अब इसी का पूछे कि 3% कितना होगा? तो 3% या फिर 120 का मैं पूछ रहा हूं आपसे, 120 का 21%। तो आप क्या करेंगे? 120 गुणा 21/100 ये करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको। सीधे 120 का आपको दिख रहा है, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 12 आ जाएगा 10%, और 12 दूनी 24, 24 हो गया इसका 20%। 24 में इसका 1% जोड़ेंगे, जैसे ही 1% जोड़ेंगे 1.2, तो कितना आ गया? 25.2। ये हो गया इसका 21%। तो सीधे सीधे आपने निकाल दिया कि 20% निकाल लिया इसका, उसके बाद 1% जोड़ दिया, 21% आ गया, ये आंसर हो गया। तो अब सवाल को करते हैं। तो इसी प्रकार सारे सवाल परसेंटेज में जितने भी नॉर्मली परसेंटेज पूछी जाएंगे वो हो जाएंगे। तो इस सवाल क्या है? 800 के हो का हो कुछ भी हो, उसका मतलब होता है गुणा। 800 के 75% के किया गया गुणा 120% के 40% ज्ञात करें। तो जब इतने दे दिए तो इनको तो अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो सीधे इनका क्या करेंगे? गुणा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 800 इंटू 75 बटे 100 इंटू 120/100। परसेंटेज हटा रहे हैं, बटे में 100 आ रहा है, 40/100। ठीक है। अब जितने नीचे जितने भी जीरो हैं, जीरो से जीरो कट जाएंगे। नीचे कितने जीरो हैं? 6। तो देखिए 2 4, 4 जीरो कट गए पूरे, नीचे 2 जीरो बच गए। अब ये क्या है? 75, 25 से कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 8 कट गया 2 बार, 4 दूनी 8। अब नीचे सब चीज कट चुकी है, ऊपर बची तो 2 गुणा 3 गुणा 12 गुणा 4। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24 इंटू 12। तो 24 इंटू 12 कितना होगा? देखिए 24 का गुणा 10 में करेंगे तो 240 हो गया, प्लस 24 दूनी 48, या फिर आप सीधे गुणा कर लीजिए। वैसे ये होता है 10 का सीधे गुणा करेंगे 240 होता है, सबको पता है। दुगुना और कर दो 24 का 48, क्योंकि 12 गुणा हो रहा है। तो ये होगा 288। तो ये होगा आंसर। 800 का जितना भी पूछा था, इतने का सब हो गया ये। तो 288 आ गया इसका आंसर। ए ऑप्शन सही है आपका। अब अगला सवाल पढ़िए आप। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के, तो अगर हम कोई वस्तु खरीदें और उस पर कुछ मरम्मत वगैरह करवाएं या पुताई करवाएं, तभी तो वो बेचने लायक बनेगी। तो वो भी उसके क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे। तो 300 प्लस 50, तब ये टोटल मिला के बनी 350। तो ये अभी इसका क्रय मूल्य है, जितना भी मरम्मत वगैरह में लगेगा वो सब जुड़ जाएगा। तो ये अभी क्रय मूल्य बन गया। मरम्मत में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है। अब इसे जो ये क्रय मूल्य तो इतना बन गया, इसे कितना बेचा जाना है? 20% लाभ पर। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो ये जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन वो क्या है, लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य से 10% अधिक निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा, 35। तो 35 भी जोड़ लीजिए इसमें। तो ये हो गया आपका 385। तो ये आ गया आपका लागत मूल्य। जब ये लागत मूल्य आ गया, अब इस पे हमको क्या करना है, एमआरपी डालना है, लाभ प्राप्त करना है। एमआरपी कितना है, कि लागत मूल्य से 10% अधिक। तो ये तो एमआरपी हो गया इसका, एमआरपी। अब इस पे हमको लेना है 20% का फायदा, कि कितने में बेचें कि हमको 20% का फायदा हो। तो 20% का फायदा लेने के लिए इस पे हम करेंगे 20% जोड़ देंगे इसका। तो 20% कितना होगा, 38.5, 10% हो गया। तो इसका 2 बार कर दीजिए या फिर 2 बार जोड़ दीजिए, 20% हो जाएगा। तो 10, 8 दूनी 16, 17, 7, 77। तो 385 में 77 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ गया, 2, 16, 462 रुपए। तो 462 रुपए पे अगर हम इसे बेचें तो हमें 20% का लाभ होगा। तो लाभ जोड़ दिया हमने 20%, तो बेचने पर भी हमें 20% का लाभ ही होगा। तो लागत मूल्य पे हमने 20% जोड़ दिया। तो ये सवाल हो गया। अब देखिए अगला सवाल, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की लगातार छूट लागू की जाती है। अब दो छूट देती है, 20% और 10%। जब दो छूट दे दी जाए तो एक छूट कैसे निकलेगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, छूट हो या फिर लाभ हो, कुछ भी हो, x + y + xy बटे 100। तो इसका ये यहाँ पे रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्ट जो भी आएगा वो, तो इसमें ये प्लस है, ठीक है। अब इसमें दो छूट है तो माइनस में लिखेंगे, छूट को माइनस में, लाभ होता तो प्लस में लिखते। तो छूट कितनी है, 20% है एक, और दूसरी कितनी है, 10%, तो -10। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो यहाँ कितनी है, -20 इंटू -10, गुणा हो रहा दोनों का बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब इन दोनों का गुणा होगा माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये तो जुड़ ही जाएंगे माइनस माइनस, तो ये तो माइनस रहेंगे, -30। ये कितना हो जाएगा, +2। तो ये आ गया माइनस के 28, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो इतने प्रतिशत छूट, माइनस का मतलब क्या है, ये छूट, तो 28% की क्या है, छूट। तो माइनस का मतलब बस इतना ही है कि ये छूट है, इसीलिए माइनस बचा है यहाँ पे। तो ये फाइनल छूट आ गई, दोनों छूटों को मिला के एक छूट 28% की है। अगला सवाल देखिए, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए मूलधन पर 5% 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए हो। तो देखिए ब्याज का, ये साधारण ब्याज का सवाल आ गया, सिंपल सूत्र के ऊपर है, देखिए कैसे होता है। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। तो PRT क्या है, P है आपका प्रिंसिपल, मूलधन, R क्या है, दर, T क्या है, समय, ठीक है। तो PRT मतलब प्राइमरी टीचर बटे 100, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ब्याज इसमें दे दिया, जो भी दिया है वो रख दीजिए। तो इसमें ब्याज दिया है कितना, 440, 440 बराबर मूलधन कितना है, 1000, दर निकालनी है आपको, ऐसे ही रहने, समय कितना है, 5 वर्ष, बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो, क्योंकि इधर सभी गुणा में है तो इधर काट सकते हैं हम इसको। अब 5 को इधर ले आई, क्योंकि R को निकालना है, R का मान, तो सभी संख्या इधर ले आई। तो जब इधर लाएंगे तो कितना होगा, 44 बटे 5 बराबर R। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 अट्ठे 40, न जाने का मतलब दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40। तो ये होगी 8.8% की छूट दर, जो भी दर होती है वो परसेंटेज में होती है। तो ये आ गया आपका आंसर, सी आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एकदम साधारण ब्याज का, इसी के ऊपर सवाल आएंगे। अब देखिए अगला सवाल कौन सा है, ये है अनुपात का। 3 साझेदार ABC इतने के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है
तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए ABC। लाभ कितना है इनका, लाभ का हिस्सा कितना है, अनुपात में वो 4:5:6। ठीक है, इसमें क्या दिया है, C का हिस्सा A से A की तुलना में 200 अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है, 2। और इसमें कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है, 200। तो 2 बराबर 200, 1 बराबर कितना होगा, 100। जब 1 बराबर 100 है तो ये कितना पूछा, कुल लाभ। कुल लाभ कितना होगा, 4 और 6 10 और 15। कुल लाभ 15 गुणा 100 बराबर 1500। ये हो गया इनका कुल लाभ। एक का मान निकाल लिया हमने। जो कंडीशन दी होती है कि C कितना अधिक है, 2, तो यहाँ पे तो 2 अधिक है, लेकिन इसमें उसमें दिया है 200 रुपए, तो ये क्या है, रुपए। ये भी क्या आ गए, रुपए। तो इससे हमने निकाल लिया। इससे अलग अलग निकाल सकते हैं। जब एक का मान 100 है तो देखिए A का हिस्सा अगर पूछ ले तो 400, 4 गुणा 100। B का हिस्सा पूछ ले तो 5 × 100 बराबर 500 रुपए। C का हिस्सा अगर पूछ ले तो 600, 6 × 100। तो अलग अलग हिस्से भी हम निकाल सकते हैं। अगर पेपर में इस तरह पूछ ले तो 400 प्लस 500 900 और 600 1500 हो गए कि नहीं टोटल। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं। बस एक का मान निकालना है हमको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ये अनुपात के ऊपर है। 3 साझेदार ABC। सबसे पहले लिख लीजिए ABC। तो इनका अनुपात कितना, 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। क्या कमाते हैं, लाभ। एक नया साझेदार D शामिल हो गया, एक और साझेदार शामिल हो गया D, जिसमें जैसा बोल रहा है वैसा लिखते आओ। A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। अब A से भी आधा हिस्सा लिया तो A का आधा कितना है, 1, और C से भी आधा हिस्सा ले लिया, C का आधा कितना है, 2। तो D का कुल शेयर कितना होगा, 3। और अब इसका कितना बचा, 1। तो इसका नया शेयर जो बना वो हम नीचे लिख लेते हैं, ABCD। तो नया शेयर इसका 1 बचा, इसका तो 3 ही है, इसका बचा 2, D का कितना हो गया, 3। तो ये हो गया इसके टोटल शेयर। ये जो नया अनुपात बनेगा घटाने के बाद इसमें से आधा ले लिया ना इसने, तो इसका आधा बचा। इसमें से भी आधा ले लिया तो इसका भी आधा बचा। तो अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है, एक कंडीशन दी होगी इसमें। यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपए है, ये दे दिया D का हिस्सा कितना है, 100 रुपए। तो 3 बराबर 100, 3 बराबर कितना है, 100। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100/3। तो क्या पूछा, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना है, 4 और 3, 4 और 5 9। कुल लाभ 9 है। तो 9 × 1, 1 का मान कितना है, 100/3। 9 × 100/3, 3 तिया 9 बराबर 300 रुपए। कुल लाभ आ गया 300 रुपए। तो देखिए हमने 1 का मान निकाल लिया, 1 बराबर 100/3। ठीक है। अब कुल लाभ पूछे या कुछ भी पूछे या C और D का लाभ पूछे तो 5 में गुणा कर देंगे 1 का, B का पूछे तो 3 में गुणा कर देंगे 1 का, तो 100 रुपए आ जाएगा। 3 से 3 कट के, कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। अब तो इसने क्या पूछ लिया, कुल लाभ। कुल लाभ पूछा, ये क्या है, लाभ। ये लाभ का अनुपात है। कुल लाभ पूछा तो इनको जोड़ लिया हमने, 4 5 6 और 3 9। तो 9 × 1, 1 का मान कितना, 100/3। तो ये कट के आ गया 300 रुपए। इस तरह ये सारे सवाल हो गए और यही पेपर में आएंगे। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आते, इतने सिंपल सवाल हैं। ये 10 सवाल हो गए, टोटल 20 सवाल आते हैं मैथ के। मैं 10 आगे फिर करा दूंगा उनको भी। तो मैथ से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल से सवाल है, आसानी से हो जाएंगे, कोई वैसी बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।